नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। मैं हूं स्थित पाठी। कड़ी कवायदों के बावजूद कोरोना काबू में नहीं आ पा रहा है। इतना ही नहीं, गुजरते वक्त के साथ आंकड़े और भयावह होते जा रहे हैं। महाराष्ट्र से लेकर गुजरात, मध्य प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, देश की राजधानी दिल्ली तक में हाहाकार मचा हुआ है। कोरोना के आगे राज्य अब सिसकियां भर रहे हैं। सिस्टम वेंटिलेटर पर नजर आ रहा है। हर रोज हो रहे वायरस विस्फोट के बाद किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर करा क्या जाए, कैसे बेकाबू कोरोना पर काबू पाया जाए। देश में हालात तब बद से बदतर हो रहे हैं जब वैक्सीनेशन की रफ्तार तेज है। उधर कर्फ्यू के साथ ही लॉकडाउन लगाने जैसे बड़े फैसले भी हो रहे हैं, लेकिन अफसोस तमाम जतन के बाद भी हालात बिगड़ते ही नजर आ रहे हैं। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर कमी कहां रह जा रही है। अभी जितनी सख्ती हो रही है, क्या वो काफी नहीं है? कोरोना के खिलाफ जिस रणनीति के साथ जंग लड़ी जा रही है, क्या उसे बदलने की जरूरत है? सवाल ये भी है कि अगर व्यवस्थाएं दम तोड़ चुकी हैं, तो ऐसे में हमारे माननीय जनता को वायरस से बचाने के लिए क्या प्रयास कर रहे हैं? सियासी वार पलटवार से इतर उन्हें क्या नजर आ रहा है? सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए उनके मन की बात क्या है, ये आज हम जानने की कोशिश करेंगे। जनता मांगे जवाब में आज की खास पेशकश, कोरोना की कहानी नेताओं की जुबानी में। तो लाचारी, बेबसी और मायूसी आज की तारीख में हर ओर बस यही नजर आ रही है। हालांकि ऐसा नहीं है कि जनता को मुश्किल दौर से बाहर निकालने के लिए प्रयास नहीं हो रहे। शासन प्रशासन, यहां तक कि जनता खुद अपने स्तर पर कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रही है। लेकिन ये और बात है कि किलर कोरोना फिलहाल सब पर भारी है। तकरीबन 2.25 लाख लोग कोरोना से जंग हार भी चुके हैं, यानी उनकी मौत हो चुकी है। लेकिन इन सबके बीच उम्मीद फिर भी यही है कि एक दिन ऐसा सवेरा भी आएगा जब कोरोना बीती बात हो जाएगा। मगर ये कैसे और कब होगा, फिलहाल ये कोई नहीं जानता। चलिए कोरोना की कहानी नेताओं की जुबानी जाने। उसके पहले मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कोरोना कहर से जुड़ी एक रिपोर्ट देख लेते हैं। मध्य प्रदेश हो या छत्तीसगढ़, शहर शहर कोरोना का कहर। क्या करें और क्या नहीं, किसी को कुछ नहीं आ रहा समझ। जी हाँ, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में वायरस अब इतना विकराल हो गया है कि शासन प्रशासन और जनता के होश उड़े हुए हैं। कोरोना की तेज रफ्तार के चलते व्यवस्थाएं लगातार ध्वस्त होती जा रही हैं। रोजाना विचलित करने वाली तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि वायरस के चपेट में आने से जनता आखिर कैसे बचेगी? सिस्टम अगर खुद वेंटिलेटर पर है, तो फिर लगातार बिगड़ रहे हालात कैसे काबू में आएंगे? छत्तीसगढ़ में कोरोना का कहर इस कदर है कि उसने एक्टिव केस के मामले में जनसंख्या के लिहाज से देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश को पछाड़ दिया है। यूपी में जहां अभी करीब 1,12,000 एक्टिव केस हैं, तो छत्तीसगढ़ में सक्रिय मामले 1,18,500 के पार चले गए हैं, जबकि 5,300 से ज्यादा संक्रमित अब तक दम तोड़ चुके हैं। रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, बिलासपुर, रायगढ़, कोरबा, नाम आप प्रदेश के चाहे किसी भी जिले का ले लें, हालात हर जगह तकरीबन एक जैसे हैं। छत्तीसगढ़ में वायरस कितना विकराल है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि राज्य के ज्यादातर हिस्सों में लॉकडाउन लगा हुआ है। दूसरी ओर मध्य प्रदेश में कई जगह कोरोना कर्फ्यू और लॉकडाउन के बावजूद हालात ठीक नहीं है। 14 अप्रैल को करीब 6,500 नए मामले सामने आने के बाद एमपी में कुल एक्टिव केस 49,500 से ज्यादा हो गए हैं, जबकि मौतों का आंकड़ा 4,300 के पार चला गया है। इंदौर और भोपाल में हालात लगातार बिगड़ते ही चले जा रहे हैं, तो वहीं जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन समेत अन्य जिलों में भी संक्रमितों की लगातार बढ़ती संख्या टेंशन को बढ़ा रही है। बहरहाल अब इन सब के बीच कोरोना पर काबू पाने के लिए शासन प्रशासन आगे क्या ठोस कदम उठाता है? जानलेवा वायरस के खिलाफ
चल रही जंग की रणनीति में बड़े बदलाव होंगे या नहीं, ये देखना अहम होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। तो कोरोना से जनता को बचाने के लिए माननीय क्या कर रहे हैं, सिस्टम को दुरुस्त के लिए उन्होंने क्या प्रयास किए हैं, चलिए इसी लेकर नेताओं से बात करना शुरू करें। उसके पहले छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में अपने सहयोगियों से ग्राउंड रिपोर्ट जान लेते हैं। साथ ही स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार हमारे सहयोगी वैभव सिंह जी। आप सभी का स्वागत है। संजय भी हमारे साथ जुड़े हैं, हमारे छत्तीसगढ़ के संपादक। संजय जी, छत्तीसगढ़ की स्थिति दिनों दिन विकराल होती जा रही है, क्या कुछ आपको लग रहा है कि कंट्रोल में आएगा मामला? जो ऑक्सीजन की स्थिति है, रेमडेसिविर की इंजेक्शन की स्थिति है, या बेडों की स्थिति है, और अन्य जो व्यवस्थाएं हैं उनकी क्या स्थिति है सरकार की तरफ से? जी बिल्कुल, देखिए निश्चित रूप से जो स्थिति है वो लगातार बिगड़ती देखी जा रही है। यही वजह है कि लगातार मुख्यमंत्री जो हैं बैठकें ले रहे हैं। आज ही एक बड़ी बैठक ली है मुख्यमंत्री ने, जिसमें कि पहले तो उन्होंने सभी राजनीतिक दलों से चर्चा की है। ये सर्वदलीय बैठक थी जिसमें कि राज्यपाल भी शामिल थे, और उसके बाद फिर उस बैठक के तुरंत बाद जो है सामाजिक संगठन के जो तमाम लोग हैं, तमाम प्रमुख लोग हैं, उनसे भी मुख्यमंत्री ने चर्चा की। और मुख्य जोर यही रहा, देखिए पहले जो कमियां हैं उसे दुरुस्त किया जाए। जो ऑक्सीजन की कमी लगातार सामने, उसका मामला सामने आ रहा है, अलग अलग जिलों से लगातार ये मामला सामने आ रहा है। हालांकि सरकार कह रही है कि ऑक्सीजन की कमी नहीं होने दी जाएगी, लेकिन लगातार जो शिकायतें मिल रही हैं, जो सूचनाएं आ रही हैं, उससे तो लगता यही है कि ऑक्सीजन की कमी लगातार बनी हुई है, और ये कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती है। जो रेमडेसिविर इंजेक्शन की बात है उसकी भी लंबी कतारें, आज ही हम देख रहे थे रायपुर सहित जो तमाम जिलों से जो रिपोर्ट्स आ रही थी उसमें कि लंबी कतारें लगी हुई हैं, लोग लंबी कतारों में खड़े हुए हैं। तो आज ये भी एक बड़ी चर्चा हुई इस बैठक के दौरान। जो तमाम राजनीतिक दल हैं, जो तमाम संस्थाएं हैं, उनके प्रमुख हैं, कि जो रेमडेसिविर को लेकर जो लोगों में एक भ्रम की स्थिति है, इसे दूर किया जाए, और इसके लिए जन जागरूकता बहुत जरूरी है। और इसके लिए बाकायदा वॉलंटियर्स की एक टीम गठित की गई है, जो कि घर घर जाकर लोगों को इसकी जानकारी देगी, बताएगी कि आखिर लोगों को कब इसकी जरूरत होती है, लोग इसके लिए बिना वजह परेशान ना हो। तो तमाम स्थितियां जो हैं वो कहीं ना कहीं अब ऐसा दिखाई दे रहा है कि उसके लिए काफी संघर्ष करना होगा, बड़े कदम उठाने होंगे, कड़े कदम उठाने होंगे। संजय, आपने कहा कि वॉलंटियर्स नियुक्त किए जा रहे हैं जो हर घर घर जाके बताएंगे कि रेमडेसिविर की इंजेक्शन की कब होती है। लोगों के अंदर जो घबराहट है, इस बार का जो कोरोना है वो 3 या 4 दिन में ही लंग्स को इफेक्टेड कर दे रहा है, बहुत 80%, 75%। तो लोग ये सोच रहे हैं कि रेमडेसिविर इंजेक्शन अगर उन्होंने परचेज करके रख लिया तो जरूरत पे मिल जाएगा, क्योंकि जरूरत पे रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं मिला कई लोगों को और उनकी मौत हो गई, इस कारण ये घबराहट है। इस चीज को कैसे दूर करेंगे वो? जी बिल्कुल सही कहा आपने कि लोगों में जो घबराहट है, लोगों के अंदर जो एक बड़ी आशंका बैठी हुई है कि पता नहीं कब इसकी जरूरत पड़ जाए, और जब जरूरत होगी तब ये मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ये बड़ा मुद्दा है। और जैसे मैंने कहा कि जो लोग हैं, जो वॉलंटियर्स की टीम है, वो रेमडेसिविर के साथ साथ जो तमाम जागरूकता के विषय हैं, जो कि बार बार कहा जाता रहा है, वही 3 बातें जो बार बार केंद्र सरकार से लेकर जो वर्ल्ड WHO से लेकर सरकारें कहती रही हैं, लोगों को बताया जाएगा कि दूरी रखें, बिना वजह ना निकलें, हाथ धोएं, मास्क लगाएं, जो बेसिक चीजें हैं। उसके साथ ही साथ जो इसे लेकर जो एक स्थिति बनी हुई है, देखिए पहला जो फेज था उस समय लोग इंतजार कर लिया करते थे कि पहले कुछ सिम्टम्स आए हैं, उसके बाद फिर अब अगर ये बढ़ता है तब अस्पतालों का रुख करें, तब जांच करवाएं, पहले कोशिश कर लें कि खुद ठीक हो जाए। एक कहा जा सकता है कि संजय थोड़ा सा रोकेंगे हम आपको कि राजनांद गांव से हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता नीलू शर्मा जी जुड़ गए हैं, रूपेश दुबे जी कांग्रेस प्रवक्ता जुड़ गए हैं, उन लोगों से बात कर लेते हैं। आप हमारे साथ लाइन में बने रहिए। क्या स्थिति है वहां पे? नीलू जी, क्या स्थिति है वहां पे? क्या आपको लगता है कि शासन प्रशासन ने पर्याप्त व्यवस्था कर रखी है? एक्टिव केस तो 11,000 है, 11,000 से ऊपर है, लेकिन 258 लोगों की मृत्यु भी हुई। तो 258 लोगों की ही मृत्यु हुई है कि आंकड़े कहीं न कहीं कुछ गलत है? नमस्कार त्रिपाठी जी। जी नमस्कार।
देखिए, छत्तीसगढ़ की स्थिति बहुत ही भयावह है। मैं राजनांदगांव की पूछ रहा हूँ नीलू जी। और मैं बात कर रहा हूँ, राजनांदगांव पर भी आ रहा हूँ। राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बाहर नहीं है त्रिपाठी जी। नहीं, हमारा देखिए, अब हमारा इस संदर्भ में मैं आपसे बात कर रहा हूं कि मैं छत्तीसगढ़ के भी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ जाएंगे। अभी जो मैंने किया है, मैंने सिर्फ राजनांदगांव के बारे में आपसे जानकारी चाहिए है। छत्तीसगढ़ के लिए अभी हमारे और मंत्री जी भी जुड़ रहे हैं, तो इसलिए मैं सिर्फ राजनांदगांव की जानकारी आपसे चाह रहा हूँ। देखिए, मैं प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का भी प्रवक्ता हूँ, तो मैंने इसलिए शुरुआत छत्तीसगढ़ से की है, क्योंकि स्वाभाविक रूप से हर एक चैनलों में बातचीत तो के लिए बैठ भी रहे हैं। राजनांदगांव की जहाँ स्थिति है, स्वाभाविक रूप से राजनांदगांव भी जो है वो काफी संक्रमण यहाँ पर फैला हुआ है जी। जिस ढंग से संक्रमण का फैलाव हुआ है, निश्चित रूप से प्रशासन को जब इसका सेकंड लहर आया जी, तब इनकी जो तैयारी होनी चाहिए थी, उन तैयारियों पर प्रशासन और राज्य सरकार जो है वो फेल है यहाँ पर। देखिए, हम लोग महाराष्ट्र बॉर्डर से हमारा जो जिला लगा हुआ है जी, और महाराष्ट्र से हमारा जो नागपुर फर्स्ट बड़ा जो है मेट्रो सिटी है, और निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ जो जिला है वहां पर भारी संख्या में महाराष्ट्र में हमारे मजदूर भाई काम करने जाते हैं जी। लगातार महाराष्ट्र में कोरोना के संक्रमण का जो तेजी से फैलाव हुआ है, और उसको देखते हुए महाराष्ट्र बॉर्डर पे जो मतलब इनको वहां पर कैंप लगा के वहां पर अपने प्रशासन के लोगों को बैठा के आने जाने वालों को अगर ये शुरुआती दौर पर ही चेक करते तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इस जो संक्रमण की जो तेजी से फैलाव हुआ है उसमें कहीं ना कहीं कमी आती। देखिए, यहाँ पर सारे नीलू जी थोड़ा सवाल, नीलू जी सवाल यहाँ ये है जी त्रिपाठी, हालांकि मैं आप उसको अन्यथा नहीं लीजिएगा, आप मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, आपके कद को मैं चाहूंगा, मेरा विश्वास है, मेरी शुभकामनाएं, आपका कद है छत्तीसगढ़ नहीं पूरे हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी के शीर्षस्थ नेताओं तक रहे। क्योंकि यहाँ बात हम अलग अलग जिलों की कर रहे हैं, तो चूंकि राजनांदगांव से आप जुड़े हैं इसलिए राजनांदगांव की बात की, आपको अन्यथा इसको मत लीजिएगा। आप मैं अन्यथा नहीं ले रहा हूँ, सवाल इस बात का के ही विषय पे बात कर रहा हूँ। जी जी, तो मैं एक्चुअल में एक एक जिले की ग्राउंड रिपोर्ट में जानना चाह रहा हूं। मेरा सवाल यहाँ ये है कि आपने कहा कि इन जो बॉर्डर है, बॉर्डर में इनको अपने प्रशासनिक अधिकारियों को या प्रशासनिक कर्मचारियों को बिठा करके उनकी चेक करना था, उनको टेस्ट करना था, लेकिन जब ट्रेनें बंद नहीं हुई हैं, ये तो केंद्र सरकार का निर्णय है कि ट्रेन बंद नहीं होंगी, आवाजाही नहीं रोकी जाएगी, तो क्या आप समझते हैं इतना अमला, चाहे बीजेपी सरकार रही हो चाहे भाजपा कांग्रेस की रही हो, इतना अमला है कि जितनी ट्रेनें वहां से निकल रही हैं सबको निकलने जाने आने वालों को हम चेक कर सके? देखिए त्रिपाठी जी, ट्रेनें मान लो चालू भी है और स्वाभाविक रूप से वहां उसमें से भी लोग जो है सफर करके, और फर्स्ट स्टेशन महाराष्ट्र के बाद राजनांदगांव है, इसके पहले डोंगरगढ़ पड़ता है जी। और अधिकतर लोग जो है वो राजनांदगांव में भी उतरते हैं, क्योंकि यहाँ से उनको कवर्धा और अन्य जो है शहरों के लिए जाना भी पड़ता है जी। तो स्वाभाविक रूप से यहाँ पर स्टेशन में भी प्रशासन की तरफ से एक व्यवस्था होनी चाहिए थी कि जो लोग आ रहे हैं कम से कम उनके टेस्ट हो जाते। मैंने बॉर्डर की बात इसलिए कही क्योंकि स्वाभाविक रूप से जो नागपुर और हमारा राजनांदगांव जिले का जो बॉर्डर है वो नेशनल हाईवे से जुड़ा हुआ है। तो वहां पर ट्रैफिक बहुत ही स्वाभाविक रूप से लगातार काफी हैवी ट्रैफिक रहता है, आने जाने वालों की संख्या भी जो है वो काफी रहती है। और रही बात राजनांदगांव, चूंकि मुंबई टू हावड़ा अपना जो है मेन लाइन है, और महाराष्ट्र से जो लोग आ रहे हैं चाहे वो बंबई तक के भी बहुत से यहाँ के लोग जो है महाराष्ट्र के विभिन्न शहरों में जो है वो काम करते हैं। स्वाभाविक रूप से जब राजनांदगांव में उतरेंगे तो राजनांदगांव के स्टेशन में भी इनको वो व्यवस्था करनी चाहिए थी प्रशासन को। नीलू जी थोड़ा संक्षेप में, क्योंकि रुपेश दुबे जी भी हमारे साथ हैं, वो आपके जो सवाल हैं उनका उत्तर देंगे, फिर मुझे दूसरे जिलों में भी जाना, थोड़ा संक्षेप में कहेंगे तो बेहतर है। और एक बात, 258 जो केस शासन कह रहा है, प्रशासन कह रहा है कि 258 लोगों की ही केवल मृत्यु हुई है, क्या वो आंकड़ा सही है? देखिए, संक्रमण का इस जो मतलब भयावह जो स्थिति उत्पन्न हुई है राजनांदगांव जिले में जी, गवर्नमेंट और प्राइवेट हॉस्पिटलों में टोटल जो है वो बेड फुल हो चुके हैं। यहाँ की स्थिति इतनी खराब है कि प्रशासन भी जो है वो लचर स्थिति में आ चुका है,
और जो आंकड़े आ रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि आज की परिस्थितियों में जो आंकड़े जो है वो कहीं ना कहीं जो है सरकारी आंकड़े और जो एक्चुअल स्थिति है उसमें अगर ये जो आंकड़े जो प्रस्तुत कर रहे हैं वो मुझे ऐसा लगता है कि वास्तविक आंकड़े नहीं है, क्योंकि जिस ढंग से हम लोगों को जो जानकारी मिल रही है कि ऑक्सीजन की कमी है या रेमडेसिविर जो इंजेक्शन है जो उसकी कमी हुई है, यहाँ पर हॉस्पिटलों में जो है वो बेड जो है वो फुल हो चुके हैं। स्वाभाविक रूप से एक जो लॉकडाउन लगा हुआ है यहाँ 10 तारीख से अभी 19 तारीख तक के, तो जिस ढंग से प्रशासन को यहाँ पर व्यवस्था करना चाहिए थी, राज्य सरकार को यहाँ पर व्यवस्था करना चाहिए था, प्रभारी मंत्री जी को यहाँ पर व्यवस्था करना चाहिए था, निश्चित रूप से इन सारी व्यवस्थाओं पे, मेडिकल व्यवस्थाओं पे संक्रमण के दृष्टिकोण से जो है वो फेल हो चुकी है। चलिए, आपके क्षेत्रीय विधायक जी का कितनी बार दौरा हुआ है, आप समझ गए? देखिए, हमारे जो क्षेत्रीय विधायक हैं, पूर्व मुख्यमंत्री जी यहाँ पर आए थे, उन्होंने कलेक्ट्रेट में यहाँ बैठकें लेकी, यहाँ के सारी स्थितियों को उन्होंने बारीकी से जाना है, उसमें सारे दल के लोग जो है उस बैठक में उपस्थित थे। दूसरा, उन्होंने यहाँ, चूंकि राजनांदगांव संस्कारधानी नगरी है, यहाँ सामाजिक संस्था भी है, यहाँ पर समाज सेवी लोग भी हैं, लगातार उन लोग भी उस दिन के बाद से सारे, जैसे उद्याचल है, महाजनबाड़ी है, सिंधी समाज है, और उसके अलावा यहाँ पर हमारे जो उद्योगपति लोग हैं, उन लोगों ने भी अपने अपने स्तर पर यहाँ पर कोविड के अस्पताल जो है वो शुरू कर चुके, लेकिन इनको जो प्रोवाइड होना चाहिए मेडिकल स्टाफ, वो मेडिकल स्टाफ जो है वो प्रोवाइड नहीं हुआ। नीलू जी, अब मैं रुपेश जी से उत्तर ले रहा हूं, थोड़ा मैं चाहूंगा, आपसे अनुरोध है मेरा कि चूंकि आपने सवाल किए हैं और उन सवालों को रुपेश जी ने बड़े धैर्य से सुना है, तो थोड़ा आप भी उनके उत्तर सुनेंगे, अगर प्रतिप्रश्न उस दौरान नहीं करेंगे तो बेहतर रहेगा। रुपेश जी, आपने उनके सवाल सुन लिए, उनके आरोप सुन लिए, मेरा अपना कोई भी सवाल नहीं, सिर्फ एक सवाल है कि क्या पर्याप्त बेड उपलब्ध है, ऑक्सीजन उपलब्ध है, रेमडेसिविर इंजेक्शन उपलब्ध है कि नहीं? रुपेश जी। जी त्रिपाठी जी, धन्यवाद आपका जी। जैसे कोरोना संक्रमण से पूरा देश जूझ रहा है जी, छत्तीसगढ़ जूझ रहा है, राजनांदगांव भी जूझ रहा है, यही कोई अतिशयोक्तिपूर्ण बात या छुपाने वाली बात नहीं है। सीमित संसाधनों में राजनांदगांव में जो उपलब्धता है जी, मेडिकल कॉलेज राजनांदगांव में मरीजों की पर्याप्त समुचित इलाज हो रहे हैं। और रही बात सरकार के आरोप की, तो खैर विपक्ष का आरोप लगाना जायज है, लेकिन उन्हें भी सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाते हुए केंद्र सरकार से संसाधनों की मांग करनी चाहिए। छत्तीसगढ़ सरकार ने इंजेक्शन के बारे में मुख्यमंत्री जी ने त्वरित निर्णय लेते हुए छत्तीसगढ़ के 2 अधिकारियों को, निर्माण कंपनी है जो इंजेक्शन की, वहां भेजी है, और निश्चित रूप से 1-2 दिन में उसकी भी व्यवस्था सुनिश्चित होने की स्थिति निर्मित हो जाएगी। रुपेश जी, चूंकि नीलू जी ने सबसे पहले सवाल ये उठाया है कि जो बॉर्डर है उनपे आप सील नहीं करते, उनमें हर आने जाने वाले के आप थोड़ा सा टेस्टिंग करते, और साथ ही राजनांदगांव बहुत बड़ा रेलवे स्टेशन है, हालांकि अमला उतना है या नहीं है ये अलग बात है, लेकिन प्रयास तो किया जा सकता था उनकी टेस्टिंग, जिससे महाराष्ट्र से आने वाले लोगों का संक्रमण नहीं फैलाते वो। ये उन्होंने सवाल उठाया नीलू जी ने। नीलू जी का सवाल जो उठाए हैं उन्हें खुद चिंतन करना चाहिए कि प्रशासन पहले भी टेस्टिंग की बातें करती रही है और बॉर्डर में आने और जाने वालों की अपने संसाधन है उससे टेस्ट करा रहे हैं, रोक लगा रहे हैं। पिछले समय जब बॉर्डर में जब टेस्टिंग की बारी आई थी तो भाजपा के सारे नेता जाकर के वहाँ चक्का जाम जैसे स्थिति निर्मित कर दिए थे, है ना, जिससे अफरा तफरी मच गई थी जी। और अभी जब वर्तमान में जब कर रहे थे तो भी इनके द्वारा ये कहा जाता था कि अभी स्थिति नहीं है, मजदूर आ नहीं पा रहे हैं, तो मजदूर की बात नहीं है जी। भाई मजदूरों के लिए तो छत्तीसगढ़ सरकार अपनी व्यवस्था कर रही है, उनको क्वारंटाइन करके समुचित संसाधन उपलब्ध करा रही है, लेकिन जिस प्रकार से भाजपा बॉर्डर पे जब चेक होती है तो राजनीति करती है। पिछले समय पूरा देश देखा था, नेशनल हाईवे में भाजपा के शीर्षक नेताओं ने जाकर के चक्का जाम किया था जी। तो ऐसी स्थिति में चेक करने वाली बातें करेंगे, फिर से नई स्थिति निर्मित होगी। और निश्चित रूप से पहले भी जिला प्रशासन ने बॉर्डर में जब संक्रमण का दौर जब बढ़ रहा था उस समय से बॉर्डर में उन्होंने चेकिंग की व्यवस्था कराई हुई है जी। चलिए, दूसरा सवाल ये है जिस मैंने उससे सवाल किया था नीलू जी से
कि जो एक्टिव केसों की संख्या है और मरने वालों की संख्या है उसमें प्रशासन कहीं न कहीं कुछ आंकड़ेबाजी कर रहा है? नहीं, आंकड़ेबाजी की बात नहीं है सर। ये तो जितने हॉस्पिटल में बेड है, जो शासन जिस आंकड़ों की बात करेगा वो शासकीय संसाधन है, शासकीय अस्पताल है, वहां जो स्थितियां परिस्थितियां निर्मित हो रही हैं उसके बताएंगे जी। और प्राइवेट हॉस्पिटल में या कोई आदमी इलाज के दौरान हॉस्पिटल ही नहीं गया है, क्योंकि ग्रामीण परिवेश में भी कई आदमी इलाज के लिए जाते नहीं है, उनकी मृत्यु हो जाती है, बाद में पता चलता है कि कोई सिम्टम था, सर्दी खांसी था, वो मर गया। तो ये निश्चित रूप से मृत्यु पे हमको भी पीड़ा है। कोई भी व्यक्ति, किसी भी परिवार का व्यक्ति सदस्य की मृत्यु होती है तो सभी दुखी होते हैं जी। लेकिन सरकार इन आंकड़ों को छुपा करके क्या मिलेगा सरकार को? सरकार पूरी तरह से छत्तीसगढ़ में पारदर्शी है और हर एक मामलों में स्थिति स्पष्ट है। और अभी भी हॉस्पिटल स्टाफ के लिए उन्होंने राशि उपलब्ध करा दी है। कल आज उनकी नियुक्ति आदेश जारी हो गए हैं इस मेडिकल स्टाफ के। कल मेडिकल स्टाफ को ज्वाइनिंग करने का आदेश दे दिया गया है। ये पैरामेडिकल स्टाफ को दिया गया है कि डॉक्टर है नहीं तो उनको ज्वाइनिंग कहां से कराएंगे? पैरामेडिकल स्टाफ रख रहे हैं क्या? और पैरामेडिकल के अलावा डॉक्टरों की भी व्यवस्था की जा रही है जी। अब चूंकि पहले प्राथमिक भाई डॉक्टर तो अभी कोरोना के इलाज में कोई विशेष चिकित्सा के जो प्रारंभिक जो सुविधाएं जो देनी है, जो नर्सिंग स्टाफ और जो पैरामेडिकल स्टाफ जो क्लास 4 और क्लास 3 के लोग जो देते हैं जी, हाँ, पहले उसकी संसाधन के लिए सरकार चिंतित होकर के 2-3 दिन के अंदर में व्यवस्था करके आज समाचार पत्रों में भी उनके नाम प्रकाशित कर दिए गए हैं और उन्हें कल तक ज्वाइनिंग करने का निर्देश दे दिया गया है जी। रुपेश जी, पर्याप्त बेड और ऑक्सीजन उपलब्ध है जी? पर्याप्त बेड, देखिए पर्याप्त बेड और ऑक्सीजन की भी उपलब्धता। अब बेड पूरे भरे हुए हैं जी। भाई 240 बेड की व्यवस्था की गई थी, 10 वेंटिलेटर की भी व्यवस्था कर दी गई है मेडिकल कॉलेज में। अब 1-2 दिन में थोड़ा बहुत कहीं वो होता है। ऑक्सीजन के लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कह दिया है और यहाँ के जिलाधीश ने जाकर के यहाँ जो ऑक्सीजन कंपनियां हैं जो ऑक्सीजन जो उत्पादन करती हैं उनको भी ये निर्देश दे दिया है कि पहले राजनांदगांव में ही ऑक्सीजन दिया जाए यहाँ के लोगों को स्थानीय स्तर पे, हाँ, उसके बाद बाकी जगह उपलब्ध कराया जाए। तो निश्चित रूप से व्यवस्था कहीं न कहीं गड़बड़ाई हुई थी, लेकिन अभी समुचित रूप से व्यवस्था सुधारने का पूरा प्रशासन ने कमर कस लिया है और आने वाले 1 या 2 दिनों में इसकी समुचित व्यवस्था के लिए प्रयास किए जाएंगे। रुपेश जी एक मिनट, नीलू जी आपने उत्तर सुन लिया है? नीलू जी आपने उत्तर सुन लिया है? बहुत ही संक्षेप में आपसे जानना चाहूंगा। देखिए रुपेश जी को ग्राउंड की बहुत सारी विषयों की जानकारी नहीं है जी। या तो ये अपना पार्टी के जो है वो पक्ष रख रहे हैं। देखिए RT-PCR के यहाँ टेस्ट जो हो रहे हैं उसकी किट नहीं है। सरकार जब फर्स्ट फेज के कोरोना को जब यहाँ पर हम लोगों ने इसके जो असर को देखा, उसके बाद सेकंड फेज जिस गति से आया है, निश्चित रूप से RT-PCR के लैब यहाँ पर स्थापित हो जाने चाहिए थे। राजनांदगांव जिले की स्थिति ऐसी है कि यहाँ ना एंटीजन किट है ना RT-PCR किट है, और व्यक्ति जब RT-PCR के लिए जब जा रहा है अपने टेस्ट के लिए तो उसको 1-1 हफ्ते में रिपोर्टिंग आ रहा है। इस बीच में उसके घर के बाकी लोग भी जो है वो संक्रमण के दायरे में आ रहे हैं। अभी राजनांदगांव से लगा डोंगर गांव है, वहाँ 2 सगी बहनों की ऑक्सीजन की कमी की वजह से जो है उनकी मौत हुई है। मौतें जो है वो बहुत दुखद है। निश्चित रूप से देखिए क्या है, इस संक्रमण में कहीं ना कहीं आज जो राजनांदगांव जिले की जो स्थिति है और जहां तक कि राज्य सरकार को ऑक्सीजन की, इंजेक्शन की, मेडिकल जो फैसिलिटी है उसकी जो व्यवस्था जिस गति से करना चाहिए उस गति से नहीं कर पा रही है। लॉकडाउन आज 5वां दिन है लगा हुआ है। इसके पहले जो है लगातार संक्रमण जो है, इन्फेक्शन जो है इतनी तेजी से कोविड का बढ़ा हुआ है। मैं बार बार जो बॉर्डर की जो बात करता हूँ, स्वाभाविक रूप से आवागमन जो है वो स्टार्टिंग से ही अगर ब्रेक लगता या वहां पर अगर वो टेस्ट होते तो निश्चित रूप से ट्रेसिंग होती, टेस्ट होते, कांटेक्ट होता। रुपेश जी कह रहे हैं कि आपके भाजपा के बड़े शीर्षस्थ नेता और आप लोगों ने इतना चक्का जाम किया कि इस तरह की कोई व्यवस्था करना ही मुश्किल हो गई। देखिए ये पिछले मई जून की बात है जब वहां पर इसलिए गए थे क्योंकि वहां अव्यवस्थाएं इतनी थी कि हजारों लोग
जिस ढंग से हम लोगों ने मीडिया में देखा था, पेपर और चैनलों के माध्यम से, हजारों लोग जो जिस व्यवस्था में, उस व्यवस्था में इस बॉर्डर पे जो है वो आके बहुत से लोग यहाँ पर एकत्रित हो गए थे। वहाँ उस समय भी जो है वो व्यवस्था नहीं थी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी एक विपक्ष के नाते और सजग विपक्ष की भूमिका के नाते वहां पर जाकर उन व्यवस्थाओं के सुधारने के विषय पर जो है प्रशासन से बातचीत करने के लिए गए थे। स्वयं पूर्व मुख्यमंत्री जी डॉक्टर रमन सिंह जी भी थे वहां पर। और निश्चित रूप से मेरा ऐसा कहना है कि जो सेकंड लहर और जो सेकंड फेस आया है, ये जिला, प्रदेश या मैं पूरे देश भर की बात करूं तो निश्चित रूप से चिंताजनक बात है। और राजनांदगांव की बात है तो स्वाभाविक रूप से यहाँ पर प्राथमिकता के साथ जो मेडिकल की जो फैसिलिटी है, जो ऑक्सीजन है, खासकर अभी ऑक्सीजन और रेमडेसिविर जो इंजेक्शन है, ये बहुत महत्वपूर्ण हो गए हैं। क्या वहाँ कमी है? क्या रेमडेसिविर को लग रहा है कि रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी है, ऑक्सीजन कमी है? दोनों चीजों की बेहद कमी है यहाँ पर, दोनों चीजों। चलिए नीलू जी, एक मिनट जी। रुपेश जी, नीलू जी के सीधे आरोप है कि दोनों चीजों की बेहद कमी है। देखिए कोरोना संक्रमण काल में पूरी तरह से व्यवस्था केंद्र सरकार के निर्देश से होते हैं। रेमडेसिविर की इंजेक्शन की जो बात की जा रही है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने मीटिंग लेकर के उसके लिए सुनिश्चित कर दी है और हॉस्पिटलों में रेमडेसिविर इंजेक्शन आएंगे, ये व्यवस्था सुनिश्चित होनी है। चले ऑक्सीजन की तो आपके राज्य सरकार के अधीन, राज्य सरकार को व्यवस्था करनी चाहिए ऑक्सीजन की ना। राज्य सरकार ने आदेश जारी कर दिया है क्रय करने के लिए। अभी इंजेक्शन आ गई है, 9100 इंजेक्शन आने को था, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट होगा, कहीं ना कहीं व्यवस्था होती। और सबसे बड़ी बात, ऑक्सीजन की बात करते हैं, डॉक्टर रमन सिंह ने अभी विगत दिनों आकर के 15 सिलेंडर देने की बात की थी, आज तक 15 सिलेंडर नहीं भेज पाए हैं। सांसद ने आज तक एक मुद्दा नहीं उठाया। सांसद ने केंद्र सरकार से एक पैसे की मांग उपलब्ध नहीं करा पाए प्रदेश के लिए, न राजनांदगांव के लिए जी। सिर्फ आरोप लगाना, बता दे मुझे। और सांसद और रमन सिंह जी, सांसद संतोष पांडे जी, रमन सिंह जी कितने बार हॉस्पिटल का निरीक्षण करने गए हैं, ये बता दे। अपने 1.5 साल के कार्यकाल में पिछले साल से आज तक कितने बार हॉस्पिटल का निरीक्षण किए हैं और कितने बार चिंतन किए हैं इसके बारे में बताते हैं नीलू शर्मा जी। चलिए पूछ लेते हैं नीलू जी, संक्षेप उत्तर दे दीजिए, फिर मैं दूसरे जिले के लिए जाऊंगा जी। त्रिपाठी जी, शायद रुपेश भाई जो है वो घर पर रहते हैं और न्यूज चैनल और न्यूज़पेपर वगैरह या सोशल मीडिया में शायद या तो देख नहीं पाते। अभी सांसद 3 दिन पहले मेडिकल कॉलेज से लेके डिस्ट्रिक्ट अपने हॉस्पिटल से लेके सारे जो हॉस्पिटल है उनका उन्होंने दौरा किया है और 21 लाख रुपया सांसद निधि से यहाँ इस अपने जिले के लिए उन्होंने ऑक्सीजन के लिए और इंजेक्शन के लिए उन्होंने दिया है, पहली बात। दूसरी बात, पूर्व मुख्यमंत्री जी मैं पहले ही बताया कि वो आकर जब यहाँ पर बैठक लिए थे, उन्होंने भी ऑक्सीजन की जो है सिलेंडरों की व्यवस्था की। देखिए क्या है, ये हर बात पर जो डिपेंड हो जाते हैं केंद्र सरकार के ऊपर, तो निश्चित रूप से राज्य सरकार की भी अपनी जिम्मेदारी है कि अपने जिलों में, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे मेडिकल अस्पतालों में, जहां उनका कंट्रोल है, उस कंट्रोल के माध्यम से वो सारी सुविधाएं उपलब्ध कराए आज की परिस्थिति के आधार पर। आपने यहाँ पर ना ऑक्सीजन उपलब्ध करा पाए, ना आप हॉस्पिटल। देखिए मेडिकल कॉलेज भारतीय जनता पार्टी के समय का था, अभी तक के मेडिकल कॉलेज जो है वो पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हो चुका है, इसलिए कि पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी की कॉन्स्टिट्यूंसी है। कहीं ना कहीं ये समय रहते आज राज्य सरकार को लगभग 2.5 साल होने जा रहे हैं। मेडिकल कॉलेज किसी भी जिले के लिए जो है वो बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है, लेकिन अगर आप उनकी व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर देते, उनकी फैसिलिटियों को, उनके इक्विपमेंट को आप पूरा करके रहते, तो आज की जो परिस्थिति में जो हमको ये फेस करना पड़ रहा है, बेड का, ऑक्सीजन का, इंजेक्शन का, ये नहीं करना पड़ता। डॉक्टर की बात है, रुपेश जो है डॉक्टर की बात करते हैं ज्वाइनिंग की। अरे डॉक्टरों की कहां से ज्वाइनिंग करा लेंगे आप पैरामेडिकल स्टाफ की व्यवस्था ढंग से नहीं कर पा रहे हैं। रायपुर में जूनियर डॉक्टर जो है वो हड़ताल पर बैठ गए हैं, उनको राजनांदगांव में भी यहाँ पर डॉक्टरों के पास ना पीपी किट है, ना ग्लव्स है, ना उनको जो है वो सुविधा उपलब्ध करा पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो है सिर्फ आप सरकार में रह के आप अपनी जिम्मेदारियों से भागने से नहीं होगा, आपको चिंतन करना पड़ेगा, मनन करना पड़ेगा और सारे संसाधन जो है वो प्रत्येक जिलों के लिए झोंकना पड़ेगा। और राजनांदगांव के लिए इसलिए क्योंकि बॉर्डर की व्यवस्था है, अभी मान लो लॉकडाउन खुलता है, क्या परिस्थिति निर्मित होती है,
फिर से आपको बॉर्डर में किस ढंग से आपको, क्योंकि ये जो स्प्रेडिंग है वो इतनी जल्दी जो है वो कम नहीं होने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल नीलू जी उत्तर ले लेते हैं, स्वाभाविक रूप से जी, नीलू जी उत्तर ले लेते हैं स्टेशन और वो जी जी। रुपेश जी थोड़ा संक्षेप में उत्तर दीजिए, ऑलरेडी हमारे पास जितना समय था उससे हम कहीं बहुत दुगने समय पर जा चुके हैं। मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण डॉक्टर रमन सिंह अपने चुनावी लाभ के लिए किया था, उस समय ऑक्सीजन की व्यवस्था भी नहीं थी, ऑक्सीजन का जो सिस्टम था वो भी नहीं लगा था। और नीलू शर्मा जी बता रहे हैं जूनियर डॉक्टरों का हड़ताल समाप्त हो चुका है, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से चर्चा होने के बाद समाप्त हो गया, वो काम पर लौट गए हैं। अज्ञानता की बात ये करते हैं, पिछले समय सांसद जी ने 1 करोड़ की घोषणा की थी, उनका निधि 1 करोड़ रुपए नहीं होता, जी जी 25 लाख के निधि में 1 करोड़ की घोषणा कर दी है। और आज जाके चुपचाप अकेले जाकर के वहाँ 20 लाख रुपए देते हैं। 21 लाख तो हमारे विधायक ने दिया है, हमारे एक विधायक ने 21 लाख रुपए दिया है आदरणीय। चलिए जी का आरोप लगाना अलग बेतुका है, बिल्कुल भूमिका निभा रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल। रुपेश जी नीलू जी हम दोनों को शुभकामनाएं देते हैं, छत्तीसगढ़ की जनता को शुभकामनाएं देते हैं, राजनांदगांव की जो जनता है उनके साथ मेरी शुभकामनाएं हैं कि इस महामारी से जल्दी निपटा जाए। न पक्ष की बात है न विपक्ष की बात है। हम 2-3 दिन बाद फिर आप दोनों लोगों से चर्चा करेंगे कि आखिर अब क्या स्थिति है। सब यही इंतजार कर रहे हैं कि एक ऐसा सवेरा आए कि जब ये कहा जाए कि कोरोना समाप्त हो चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद रुपेश जी आपका भी, नीलू जी आपका भी हमारे साथ चर्चा में शरीक होने के लिए। तो हम चलते हैं सीधे दुर्ग, जहां से हमारे संवाददाता दिलीप साहू है हमारे साथ है, और संजय जी हैं हमारे साथ। आपको आवाज सुनाई पड़ रही है? जी संजय जी, निश्चित आप तो पूरा छत्तीसगढ़ देख रहे हैं, हमारे साथ दिलीप जी भी आ गए हैं। संजय जी, आप कुछ बता रहे थे कि बिलासपुर की स्थिति को लेकर कुछ बता रहे थे, रायपुर की स्थिति को लेकर कुछ बता रहे थे, और चाहेंगे हम संक्षेप में, क्योंकि हम जिस तरह से हम एक जिले में जा रहे हैं और आप पूरे प्रदेश का जिस तरह से को परिभाषित कर रहे हैं, मैं चाहूंगा थोड़ा संक्षेप में आप परिभाषित कर दें, जिसके बाद दिलीप साहू के पास जाएंगे। हाँ जी बिल्कुल। देखिए, जिस तरीके से पूरे प्रदेश की, जैसे कि मैं शुरू में ही ये चर्चा जो जहां से प्रारंभ हुई थी कि पूरे प्रदेश में ही कोरोना की जो स्थिति है वो बड़ी विकट है। कल ही स्वास्थ्य मंत्री थे हमारे साथ, जिनसे कि विस्तार से चर्चा की थी आपने और तमाम मुद्दों पर बात हुई थी। तो अभी प्रदेश के करीब 21 जिले हैं, वहां पर लॉकडाउन की स्थिति है, लॉकडाउन लग चुका है। कल लग रहा है एक जिले में, बीजापुर में। तो ये बताता है कि प्रदेश के 28 जिलों में से 21 जिले जो है फिलहाल लॉकडाउन के लिए बिल्कुल तैयार कर लिए गए हैं। वहां पर लॉकडाउन है, लगातार वहां पर लॉकडाउन की अवधि भी बढ़ाई जा रही है। धीरे धीरे एक जब अवधि खत्म हो रही है तो फिर से बढ़ाई जा रही है, क्योंकि उसका वैसा असर देखने को नहीं मिल रहा है जो कि उम्मीद की जा रही थी कि कुछ ना कुछ ऐसा निकल कर आएगा लॉकडाउन से कि लगेगा कि नहीं ये प्रभावकारी है, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं दिख रहा है। लेकिन देखिए, इसी बीच जो व्यवस्थाएं पहले से की जानी थी, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कुछ ऐसी कमी हुई है। हालांकि इस पर पूरा जोर इसी बात पर नहीं दिया जा सकता, क्योंकि पूरे देश भर में यही स्थिति है, पूरे देश के यही हालात है। लेकिन उसके बाद जो देखिए पूरे छत्तीसगढ़ में जो अभी व्यवस्था की गई है, कहा जा सकता है कि बड़े निर्णय लिए गए हैं और ऐसे निर्णय लिए गए हैं जो कि अब हो सकता है कि उनका असर आने वाले दिनों में दिखे। लॉकडाउन में कितनी सख्ती है संजय जी? लॉकडाउन में कितनी सख्ती है? जैसे भोपाल में भी लॉकडाउन है, मध्य प्रदेश के अन्य शहरों में लॉकडाउन है, लेकिन जो पहले जो कोरोना की लहर आई थी, जो लॉकडाउन में सख्ती दिख रही थी, वो इस तरह की दिख नहीं रही है। आवाजाही लगातार देखी जा रही है। वहां लॉकडाउन में कितनी सख्ती है? और दूसरा, अब रेमडेसिविर, और जैसा आपने कहा कि आज भी लाइन लगी हुई थी, जैसे उन्होंने कह भी दिया है कि रेमडेसिविर तब लगेगी जब कोई डॉक्टर लिखेगा या डॉक्टर की सलाह पे ही लगाया जाएगा, तो भी लोग भटक रहे हैं। जी बिल्कुल, वही आशंका जिसका आप जिक्र कर रहे थे कि लोग इस बात को लेकर आशंकित है कि अगर जरूरत पड़ी और ये इंजेक्शन नहीं मिला तब क्या होगा। यही आशंका है जो कि एक तरीके से अफवाह का रूप जो कहा सकता है कि इसने ले लिया है, और लोग बड़ी बड़ी कतारों में दिख रहे हैं। लेकिन अभी की जो स्थिति है, हमारे पास जो अभी आंकड़े आए हैं, अभी जो राज्य सरकार से इसकी जानकारी मिली है कि 8,900 के लगभग जो इंजेक्शन है वो आ चुके हैं। 2 अधिकारियों को बंबई और हैदराबाद में तैनात किया गया है। उसमें से एक अधिकारी जो है CICDC के प्रबंध संचालक है, उनको बाकायदा सीधे जो उत्पादन करने वाली कंपनियां हैं उनके कांटेक्ट में, उनके सीधे संपर्क में उन्हें रखा गया है ताकि आपूर्ति होती रहे। तो एक व्यवस्था बनती दिखाई दे रही है रेमडेसिविर की प्रदेश में। और दूसरी बात यह है, ऑक्सीजन को लेकर बड़ी बातें थी, बड़ी आशंका थी, चिंता थी। प्रदेश में जो ऑक्सीजन का उत्पादन हो रहा है वो तो हो ही रहा है,
और उसके साथ ही साथ सरकार ने अभी 4 जो कंपनीज है उनको भी अनुमति दी है ऑक्सीजन के उत्पादन की। और साथ ही एक बड़ा निर्णय ये लिया है कि जो प्रदेश में ऑक्सीजन का उत्पादन हो रहा है तो 80% का जो कोटा है, 80% का कोटा वो प्रदेश के लिए होगा और सिर्फ जो मेडिकल या फिर इससे जुड़े जो पर्पज है उसके लिए होगा, जो चिकित्सा है उसके लिए इसका उपयोग किया जाएगा। 80% ऑक्सीजन का पहली बार ऐसा निर्णय लिया गया है। 20% जो बचा हुआ हिस्सा है उसके लिए भी सरकार ने कहा है कि अगर ऐसी स्थिति बनती है कि लगता है कि और भी ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत है तो इस 20% के कोटे में से भी ऑक्सीजन लिया जाएगा। तो ये अभी की हाल की एक तमाम व्यवस्थाएं हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। आज का राजधानी में मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है, आज क्या रहा है? आज देखिए राजधानी में जो पिछले 24 घंटे में रहा है वो करीब 73 लोगों की मौत हुई है, 73 लोग की। और इसके पहले जो आंकड़े हम लगातार देख रहे थे कि 100 के पार पहुंच चुके थे, 100 के ऊपर थे ये आंकड़े, लेकिन अभी ये आंकड़े जो हैं अभी 73 का आंकड़ा है राजधानी रायपुर का। लेकिन जो संक्रमण की जो दर है, स्थिति है, वो कमोवेश वैसी ही बनी हुई है। 3,900 के लगभग है आंकड़ा। ये कल 4,000 को पार कर गया था, परसों 4,000 को पार कर गया था। 3,900 के लगभग की अभी पिछले 24 घंटे की स्थिति है। तो ये देखा जा सकता है कि अभी लॉकडाउन को हालांकि कुछ ही दिन हुआ है राजधानी रायपुर में, लेकिन जो इससे जुड़े जिले हैं, जो सराउंडिंग्स हैं, वहां पर लॉकडाउन लगा है। दुर्ग में भी जो लॉकडाउन की स्थिति थी, दुर्ग देखिए सबसे पहला हॉटस्पॉट था जहां पर कि संक्रमण की बड़ी तादाद थी, जहां पर कि मौतों के बड़े आंकड़े, डरावने आंकड़े सामने आ रहे थे, बड़ी खबरें निकलकर सामने आई थी। तो लॉकडाउन पहला वहां लगा और उसके बाद अभी जब वहां पर लॉकडाउन की अब मियाद जब समाप्त होने वाली है तो फिर से वहां पर लॉकडाउन बढ़ाया जा रहा है। कलेक्टर ने बाकायदा इसके लिए आदेश भी जारी कर दिया है कि लॉकडाउन की अवधि बढ़ाई जाए, क्योंकि उसमें बड़ा आंशिक कहा जा सकता है कि राहत देखने को मिली है। बड़ा कोई ऐसा फिगर सामने नहीं आया है कि कहा जाए कि लॉकडाउन ने कमाल कर दिया या लॉकडाउन का बड़ा असर दिख रहा है। लॉकडाउन का बहुत असर, लेकिन संजय मैंने सारी बुरी खबरों के साथ एक सुखद समाचार आप ये दे रहे हैं कि मौतों का आंकड़ा कम हो गया है। जो 100 के पार जा रहा था, 100 के आसपास जा रहा था, वो 73 पर सिमट कर रह गया है। जो निश्चित तौर पे राज्य सरकार अपना हेल्थ बुलेटिन जारी करती है, लेकिन हमारी प्रयास ये है संजय कि किसी भी तरह से स्वराज अपना हेल्थ बुलेटिन शाम को बताए और आम जनता तक जो खबरें पहुंचाई जा रही, कुछ भ्रामक खबरें पहुंचाई जा रही, उससे आम जनता को दूर करें। संजय आप हमारे साथ थोड़ी देर और बने रहे। एक बार दुर्ग की स्थिति जान लेते हैं। राजधानी के बाद दुर्ग की स्थिति सबसे ज्यादा खराब है। हमारे साथ धीरेन्द्र साहू है। दुर्ग में 1000 दिलीप माफ करिएगा, दिलीप 1026 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। ये मौतें क्या पूरे जो जब से कोरोना का प्रवेश हुआ है तब से हैं या अभी दूसरी लहर की है? जी सर, जो आंकड़े हैं उसमें ये जो 1026 जो मौत के आंकड़े हैं वो पूरे पहले लहर से लेकर अब तक है। जितने भी आंकड़े जो सामने आ रहे हैं ये टोटल वही है। लेकिन दुर्ग जिले की पूरी बात करें तो रायपुर जिले के बाद सबसे ज्यादा जो हालात खराब है वो दुर्ग जिले के हैं। दुर्ग जिले में अभी मौजूदा समय में 20,663 एक्टिव केस है। इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ के हालात कैसे हैं। औसतन रोजाना 1500 से अधिक केस सामने आ रहे हैं और रिकवरी का रेट देखें तो महज 150 से 200 लोग ही रिकवर होके जा रहे हैं। वही सबसे ज्यादा जो आंकड़ों को देखते हुए जो दुर्ग का जो मामला था, इसी को देखते हुए 6 अप्रैल से 14 अप्रैल तक पहले लॉकडाउन लगाया गया था। पूरे छत्तीसगढ़ में सबसे पहले लॉकडाउन की घोषणा दुर्ग में की थी। इसके बाद इसको बढ़ाकर अब 19 अप्रैल तक कर दिया गया। वही दुर्ग जिले में जब हॉस्पिटल और बेड की हम जब बात करें तो उसमें 22 सरकारी और निजी कोविड हॉस्पिटल है अभी तक, जिसमें से 5 सरकारी और 17 निजी कोविड अस्पताल है। अभी बेड की जब बात करें तो इसमें महज 1483 सामान्य बेड है और 706 बेड है जिसमें ऑक्सीजन की उपलब्धता है। वही वेंटिलेटर की बात करें तो महज 89 वेंटिलेटर वाले बेड है। इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं जब एक्टिव केस 20,000 से अधिक है, वैसे में जो बेड की संख्या है जिसमें सामान्य बेड सबको मिला के लगभग 2300 के आसपास है। नहीं दिलीप थोड़ा सा रोक रहे हैं आपको। हम ये जानना चाह रहे हैं कि क्या आपको ये जानकारी है कि ऑक्सीजन के जितने बेड हैं और वेंटिलेटर के जितने बेड हैं वो खाली भी है कि पूरे फुल हैं, ऑक्सीजन बेड और वेंटिलेटर बेड? अभी जो जानकारी मिली उसके हिसाब से पूरे बेड फुल हो चुके हैं
और सरकार नई बेड की व्यवस्था कर रही प्रशासन की ओर से। पाटन में 25% नई बेड बनाए जा रही है, चंद्रलाल चंद्राकर हॉस्पिटल है बुजुर्ग में, उसमें बढ़ाई जा रही है। तो अभी 700-800 बेड और बढ़ाने की कवायद चल रही है, जो 1-2 दिन में बढ़ा लिए जाएंगे। लेकिन मौजूदा स्थिति में सारे बेड फुल हो चुके हैं और मरीज काफी भटक रहे हैं, और ज्यादातर क्योंकि दुर्ग और रायपुर जिला लगा हुआ है आपस में, इसलिए दुर्ग जिले के जो लगे हुए एरिया है उसके ज्यादातर मरीज हो सीधे रायपुर चले जाते हैं। रायपुर में क्योंकि ज्यादातर निजी अस्पताल है, संख्या ज्यादा, लेकिन रायपुर भी वही हाल है, लगभग सारे बेड फुल हो चुके हैं। ये गंभीर स्थिति बनी हुई है। दिलीप ये भी जानना चाहेंगे कि पिछले 3-4 दिन में, जैसे ये 1026 आंकड़ा है तो ये 1 साल भर का है, ठीक है, अभी जो दूसरी लहर है इसमें डेथ रेशियो तो लगभग वही है 1.1, 1.21 इसके बराबर, लेकिन चूंकि एक्टिव केस ज्यादा मिल रहे हैं पिछली बार की अपेक्षा, तो जैसे पहले 1000 मिलते थे अब 10,000 मिल रहे हैं, तो उनमें डेथ रेट अगर 1% भी हुआ तो बहुत संख्या बहुत ज्यादा हो जाती है। तो पिछले 3-4 दिन में क्या आपके पास जानकारी है कि 3-4 दिन में कितनी डेथ हुई हैं? ये भी शिकायतें आ रही हैं कि जो डेथ हो रही है उसको प्रशासन कहीं ना कहीं कम करके सूचित कर रहा है। जी, इसको लेकर हमने बात की सर स्वास्थ्य मंत्री से, तो ये बातें निकल के आई थी कि जो डेथ के आंकड़े हैं उसको सरकार नहीं छुपा रही है। उनके साफ तौर पर कहना है कि क्योंकि कई मौतें जो निजी अस्पतालों में होती हैं वो पोर्टल में अपडेट नहीं कर पाते, लेकिन जब भी अपडेट करते हैं उसको फिर से उसमें जोड़ दिया जाता है नया। दिलीप, आप 3-4 दिन का बता सकते हैं मौतों का आंकड़ा? दुर्ग का बात करें, प्रॉपर दुर्ग जिले का, तो अभी पिछले 24 घंटे की बात करें तो 11 मौतें हुई है। उसके पहले 12-13 मौतें हुई थी, उसके पहले फिर 12-13, मतलब औसतन लगभग 12 से 13 मौतें दुर्ग जिले में ही हो रही है प्रॉपर। बिल्कुल दिलीप हमारे साथ जितेंद्र साहू जी महामंत्री पीसीसी के जुड़ गए हैं दुर्ग से, और वीरेंद्र साहू जुड़ गए हैं, बीजेपी जिला अध्यक्ष जुड़ गए हैं। जितेंद्र जी मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ आ रही है। चलिए, आप दोनों लोगों का हमारे इस खास कार्यक्रम स्वराज एक्सप्रेस में बहुत बहुत स्वागत है। जितेंद्र जी, जो हमारे संवाददाता भी वहां बता रहे हैं कि सारे वेंटिलेटर बेड फुल हो चुके हैं, सारे ऑक्सीजन बेड फुल हो चुके हैं, जो 5 सरकारी और गैर सरकारी जितने भी हॉस्पिटल हैं सबकी स्थिति यह है कि बेड ज्यादातर फुल हो गए हैं और एक्टिव केस लगातार बढ़ रहे हैं। क्या सरकार की तरफ से क्या व्यवस्था है आगे? जो आप जानकारी दे रहे हैं बिल्कुल सही है, क्योंकि ऑक्सीजन बेड और जो वेंटिलेटर की है स्थिति फुल है जी, पर लेकिन नॉर्मल बेड तो अभी खाली हैं उसमें करके जी, जो कोविड के लिए उसमें खाली हैं अभी तक के, और सरकार की ओर से पूरी व्यवस्था है, कहीं पर कोई कमी नहीं है, सिर्फ ऑक्सीजन बेड। जितेंद्र जी आपने कहा कि नॉर्मल बेड खाली हैं, लेकिन इस बार आपको भी मालूम होगा इस लहर में सिंहदेव जी ने भी कल स्वीकार किया है, इसी स्वराज एक्सप्रेस से स्वीकार किया है कि जो इस बार की लहर है ये लहर 3 या 4-5 दिन के अंदर ही पूरे लंग्स को प्रभावित कर देती है। ऐसे में ऑक्सीजन की तुरंत आवश्यकता होती है, वेंटिलेटर, उसके बाद वेंटिलेटर। अब ये सब फुल हैं, अब अगर किसी को जरूरत पड़ेगी तो फिर आप मतलब हिकमत अमली के साथ, यानी सरकार पूर्व योजना के साथ इसमें ना तो बेड बढ़ाई, ना ऑक्सीजन के बेड बढ़ाई, ना वेंटिलेटर के बेड बढ़ाई, ये हमारा सवाल। नहीं, ये तो पहले इस तरीके से जो कोरोना का जो ये वेब है वो इस तरीके से नया रूप लेकर के आया हुआ है, क्योंकि पहले का जो कोरोना होता है जो देखें आप लोगों ने जो जानकारियां देखेंगे कि इस परिस्थिति में नहीं आई थी। अभी जो परिस्थिति जो निर्मित हुई है वो वाकई में एक बड़ी गंभीर है और जो सीधा लंग्स को प्रभावित कर रहे हैं जी। तो इसकी जो परिस्थिति जो सामने आई उसके आधार पर सरकार पूरी तैयार है। ऑक्सीजन बेड्स भी बढ़ाए जा रहे हैं, नए प्राइवेट और अस्पतालों को भी ये किए हैं, और जो समाज सेवी संस्था लोग भी करीब 5-6 संस्था वो भी मानवीय रूप में उन लोग भी आगे आए हैं। और जहां तक भिलाई स्टील प्लांट में हमारी जो ऑक्सीजन की उपलब्धता होती थी वो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट को 80 मीट्रिक टन भेज दिया गया, जो कि छत्तीसगढ़ में अभी जब जरूरत थी तो वहाँ मतलब नहीं भेजना था, कम से कम हमारी आवश्यकता को पहले ध्यान देना चाहिए। जितेंद्र जी, विपक्ष क्या कहता है हम सुन लेते हैं वीरेंद्र जी से। वीरेंद्र जी, जैसा कि हालांकि उन्होंने स्वीकार किया है कि जिस तरह से एक्टिव पेशेंट बढ़ रहे हैं तो वेंटिलेटर बेड और ऑक्सीजन बेड लगभग फुल है, लेकिन बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। विपक्ष क्या कर रहा है? विपक्ष कितना सहयोग कर रहा है? विपक्ष यदि सहयोग मांगेंगे हमारे
प्रतिनिधि सरकार के जो बैठे हुए हैं, तो जरूर हम लोग सहयोग करेंगे। विपक्ष बीरेन जी, ये तो थोड़ा बीरेन जी, ये थोड़ी सी बात कहीं से अंदर तक हजम नहीं हो रही। सहयोग मांगेंगे इस समय छत्तीसगढ़ और दुर्ग की जनता, छत्तीसगढ़ की जनता बेहाल है, ऐसे में आप इंतजार करेंगे कि सत्ता पक्ष के लोग सहयोग मांगे? इंतजार हम नहीं कर रहे हैं जी। हम फोन करते हैं CHMO को और नगर निगम में बैठे हुए आयुक्त को, तो हमें ठीक से वहां से जवाब नहीं मिलता है जी। हमारे पार्टी के बहुत सारे लोग हैं, जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी, सभी चाहते हैं कि हम भी सहयोग करें और इस कार्य में, पुनीत कार्य में अपना हाथ बटाएं, लेकिन हमें संसाधन भी नहीं मिलते हैं। ना हम जहाँ पे काम करने के लिए उन्हें बुलाते हैं वहाँ हमें सहयोग नहीं देते हैं। वो सरकार पे बैठे हुए जो उनके कार्यकर्ता हैं उनको सहयोग करते हैं, तो यहाँ पे तो थोड़ी कमी है जी। हम भी चाहते हैं कि हम साथ दें। बीरेन जी, आप देश नहीं विश्व भर की सबसे बड़ी पार्टी के एक जिम्मेदार पदाधिकारी हैं दुर्ग में। आप अपनी तरफ से जो पेशेंट परेशान हो रहे हैं, जो मर रहे हैं, उनके लिए कोई सहयोग राशि इकट्ठा करके देने की बात की क्या? कृत्रिम ऑक्सीजन भी दी जाती है, ऑक्सीजन सिलेंडर इकट्ठे किए जाते हैं? क्या आपकी पार्टी ने ऐसा कुछ प्रयास किया कि हम दुर्ग की जनता को कोविड से बचा सके? बिल्कुल प्रयास करेंगे और कर रहे हैं हम लोग। किस तरह एक आध प्रयास बता सकते हैं? अभी ऑक्सीजन जैसे सिलेंडर का बोल रहे हैं कि कम हो रही है, तो इसके लिए हम BST प्रबंधन से बात करेंगे। जो मध्य प्रदेश भेजा जा रहा है उसे जरूर हम कुछ मात्रा में हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश में और जो खासकर हमारे दुर्ग भिलाई में देने के लिए हम बात करेंगे प्रबंधन से। चलिए बीरेन जी, जो जितेंद्र जी ने कहा है कि पर्याप्त प्रशासन व्यवस्था कर रहा है, भरपूर मदद कर रहा है, जितना हो सकता है पूरा प्रयास कर रहा है, उस प्रयास से आप संतुष्ट हैं क्या जितेंद्र जी जो कह रहे हैं? नहीं महोदय जी, मैं तो संतुष्ट नहीं हूँ जी उनकी बातों से। असंतुष्ट किस जगह पे है? क्योंकि मुझे लगता है कि जिस प्रकार से कंट्रोल करना था राज्य सरकार को, खासकर दुर्ग जिले में जी, वो ऐसा नहीं कर पा रही है। अस्पतालों में जाते हैं या वहां से मेरे पास भी फोन आते हैं कि भैया हमारा यहाँ एडमिशन करा दो, तो वहाँ बात करने से पता चलता है कि वहाँ पे कोई बेड खाली ही नहीं है, वेंटिलेटर खाली नहीं है, सब जगह फुल हो गया है। तो जो पेशेंट हैं, जो पॉजिटिव हैं, वो दर दर की ठोकर खाने पे मजबूर हो गए हैं और मामला बढ़ जाने पे उनकी मृत्यु हो जा रही है जी। ये जो हमारे मेरे पास आया हुआ था, हमारे संवाददाता भी बता रहे हैं कि लगभग 1 दर्जन एवरेज मृत्यु रोज हो रही है। कि आपकी जानकारी में क्या है, क्या ये 12-13 मृत्यु है कि इससे भी ज्यादा मृत्यु हो रही है? मृत्यु तो ज्यादा हो रही है, क्योंकि सभी जो मृत्यु हो रही है उनका आंकड़ा सरकार के पास नहीं है जी। हम आसपास के गांव में भी जाके देखते हैं तो कई ऐसे लोग हैं जो टेस्ट भी नहीं कराते हैं और दवाई ले लेते हैं या दवाई नहीं लेते हैं, उनका मामला बढ़ जाता है, प्रॉब्लम बढ़ जाता है, वो आखिरी समय पे वो छोटे मोटे हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है। तो ऐसे लोगों को कोरोना के आंकड़े में शामिल नहीं किया जाता है, इनकी सामान्य तरीके से अंत्येष्टि कर दी जाती है जी। तो आंकड़े देखा जाए तो बहुत ज्यादा है, वर्तमान में जो घोषित कर रहे हैं सरकार की ओर से उससे काफी ज्यादा है आंकड़े। चलिए जितेंद्र जी, आपने बीरेन जी की बात सुन ली होगी। जी जी जी, उनका कहना है कि आंकड़े ज्यादा हैं, हालांकि उन्होंने ये आरोप नहीं लगाया है कि सरकार छुपा रही है। उन्होंने कहा कि जनता, छत्तीसगढ़ की जनता, दुर्ग की जनता, जिले की जो जनता है, उस पर उन्होंने कहा है कि लोग टेस्ट नहीं कराते हैं और छोटे मोटे हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं और डेथ हो जाती है, तो उनको इसमें नहीं जोड़ा जा रहा। क्या आपको सही लगा? ऐसा नहीं, बिल्कुल। देखिए, इसमें राजनीति की बात आनी चाहिए। जो मानवीय आधार पे अभी जो स्थिति है उसको सब मिलजुल कर करना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसलिए सर्वदलीय बैठक भी बुलाया, इसको मानवीय आधार पे लेना चाहिए, आरोप प्रत्यारोप की बातें नहीं होनी चाहिए। 200 करीब हमारे जांच सेंटर चल रहे हैं पूरे जिले में और लगभग हम लोग 50% से ऊपर की स्थिति में वैक्सीनेशन भी करा चुके हैं और उसी आंकड़े पे हम लोग जांच भी चल रही है और कहीं पर किसी प्रकार की ऐसा कोई बात ही नहीं है कि कोविड के चलते लोगों को उनको हॉस्पिटल में कोई जगह नहीं मिल रहा है। होम आइसोलेशन सामान्य स्थिति में जिनको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है वो होम आइसोलेशन में रहें। जिनको ऑक्सीजन की प्रॉब्लम आ रही है, और वीरेन जी खुद ही स्वीकार किए हैं कि छत्तीसगढ़ मतलब भिलाई स्टील प्लांट से ऑक्सीजन की उपलब्धता है वो मध्य प्रदेश में जा रही है, आपको खुद ही जानकारी दिए हैं। और वो प्रबंधन से बात करने के लिए
कह रहे हैं, हम तो पहले भी बोल रहे हैं कि जब छत्तीसगढ़ में भिलाई स्टील प्लांट है तो पहली प्राथमिकता आधार पे होनी चाहिए कि ऑक्सीजन की उपलब्धता हमारे वही दुर्ग जिले में है वो कि जो भिलाई स्टील प्लांट जहाँ से सर्वाधिक ऑक्सीजन की उपलब्धता है, तो हमको यहाँ पर की जनता को ज्यादा से ज्यादा मिलना चाहिए। ये हमारी देखिए, जनता, देश की सारी जनता ठीक है, छत्तीसगढ़ के हैं, आपको छत्तीसगढ़ की जनता से ज्यादा लगाव होना चाहिए, लेकिन इस महामारी में पूरी देश की जनता आपकी है, पूरा हिंदुस्तान आपका है। ऐसे में कभी मध्य प्रदेश से या महाराष्ट्र से आपको सहायता मिलती है तो कभी छत्तीसगढ़ को सहायता देता है। इस महामारी में जैसा विपक्ष और पक्ष की हम उम्मीद करते हैं कि आपस में एक दूसरे को सहायता दें और इस महामारी से मुक्ति पाएं, तो ये चलता ही रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र साहू जी आपका, वीरेंद्र साहू जी आपका सारी जानकारी देने के लिए धन्यवाद। तो दिलीप जी, संजय जी आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? दिलीप जी भी है हमारे साथ। दिलीप जी, जो अभी आपने पक्ष विपक्ष दोनों को सुना, उसमें कितना यथार्थ है? मुझे लगता है कि दोनों ही प्रवक्ता जो है उन्होंने सही उत्तर भी दिया, उन्होंने सही आरोप भी लगाया। क्या लगता है आपको? जी बिल्कुल सर, अभी सियासी जो घमासान होती है आमतौर पर दूसरे मुद्दे पर वैसा नजर नहीं है। लोग मतलब संभाल कर बोले और दोनों सही बातें रखे तार्किक ढंग से कि जिस तरह से जो हालात है दुर्ग जिले के उस परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो अभी राजनीति करने का समय नहीं है, और जो कमियां हैं खामियां हैं उसको जाहिर तौर पर है सत्ता पक्ष से जुड़े हुए जो साहू जी ने उन्होंने स्वीकार भी किया है, वहीं विपक्ष से जुड़े हुए जो थे वीरेंद्र साहू जी उनका भी कहना है। बिल्कुल दिलीप जी, आप पूरी नजर दुर्ग में बनाए रखिए। हम जल्दी ही आपके पास फिर से आएंगे 1-2 दिन में। अब हम प्रयास ये कर रहे हैं, स्वराज एक्सप्रेस प्रयास ये कर रहा है कि जिस तरह से भ्रामक जानकारियां दी जा रही हैं कि कितनी मौतें हुई हैं, कितने लोग एक्टिव केस आए हैं, छुपाया जा रहा है, लोग आरटीपीसीआर टेस्ट नहीं करा रहे हैं, आरटीपीसीआर टेस्ट प्राइवेट हॉस्पिटल बंद कर दिए हैं करना। इन सब चीजों को लेकर स्वराज एक्सप्रेस प्रतिदिन 7 बजे अलग अलग जिलों की जानकारी देता रहेगा। बहुत बहुत जी आप धन्यवाद। संजय जी, अब पूरे मुद्दे पे एक संक्षिप्त टिप्पणी आपकी चाहिए, समय भी हमारा समाप्त हो रहा है। हमारे साथ निर्मल सिंह जी भी हैं, हम उनकी टिप्पणी मिलेंगे। संजय जी आवाज आ रही? जी संजय जी, हम ये जानना चाहेंगे कि अब आपको जैसा आपने एक बढ़िया सुखद समाचार बनाया, मौतों का आंकड़ा कम हो रहा है, उम्मीद करता हूं कि एक्टिव जो पेशेंट लगातार बढ़ते जा रहे हैं उनका भी आंकड़ा कम होगा। क्या ये लॉकडाउन का असर है या अन्य कोई, या ऑक्सीजन की उपलब्धता पर्याप्त हो गई है, रेमडेसिविर इंजेक्शन पर्याप्त हो गया है जिसके कारण ये आंकड़ा घटा है? जी देखिए, ये सम्मिलित प्रभाव है। जिस तरीके से सरकार ने अभी जब ये स्थिति बननी शुरू हुई उसके बाद जो बड़े निर्णय लिए हैं, कहा जा सकता है ताबड़तोड़ निर्णय लिए हैं, तो उसका असर कहीं ना कहीं अब दिखने लगा है। जिस तरीके से जो बॉर्डर है उसको सील किए जाने की बात नहीं की गई है, बॉर्डर सील नहीं किए जाएंगे, लेकिन अब बॉर्डर पर जो भी जिस तरीके से लोग आ रहे हैं छत्तीसगढ़ में, उनकी बाकायदा जांच होगी, और जांच के साथ ही साथ जो लोग पहुंच रहे हैं उन्हें 7 से 10 दिनों के लिए क्वारंटीन भी किया जाएगा। मतलब कि वो सीधे अपने घरों को नहीं जा सकते, अपने गांव को नहीं जा सकते। और इसके साथ ही साथ अब एक और व्यवस्था की गई है कि जो लक्षण जिनमें दिखाई दे रहे हैं उन्हें सीधे वहां से अस्पताल भेजा जाएगा। तो ये एक बड़ी व्यवस्था हुई है। जो क्वारंटाइन सेंटर कहीं ना कहीं एक तरीके से शिथिल कर दिए गए थे, वहां की व्यवस्थाएं जो थी वो सुचारू रूप से नहीं रखी गई थी, तो वो जो तमाम क्वारंटाइन सेंटर हैं जो गांव में बनाए गए थे, करीब 21,000 के लगभग ऊपर बनाए गए थे पूरे प्रदेश भर में, हर ग्राम पंचायत के बाहर क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए थे, और जो गांव लोग पहुंच रहे थे बाहर से उन्हें वहां रखा जा रहा था। उसके बाद वो अपने गांव या घर तक जाते थे। तो ये चूक कहीं हुई है सरकार से ये चूक कहीं हुई है, जो उन्होंने दूसरी लहर की भयावहता को नहीं समझ पाए, इसलिए क्वारंटाइन सेंटर मतलब एक तरह से समाप्त जैसे हो गए थे। अगर ये नहीं होते तो शायद ये स्थिति नहीं होती। निश्चित रूप से एक बड़ा कहा जा सकता है कि बड़ी उदासीनता आ गई थी। उदासीनता ना कहें, लोग बड़े बेफिक्र हो गए थे। जिस तरीके से कोरोना के आंकड़े लगातार घटने शुरू हुए, जिस तरीके से मौतों का जो क्रम था वो कम होना शुरू हुआ, आंकड़े कम आने लग गए, तो एक उदासीनता आ गई थी लोगों में कोरोना को लेकर। लोग बड़े बेफिक्र हो गए थे और ये समझने लगे थे कि अब कोरोना चला गया, अब इससे हमने निजात पा लिया, छुट्टी मिल गई। लेकिन जो बार बार कहा जा रहा था कि दूसरी लहर आएगी, ये इससे ज्यादा खतरनाक है,
उस और किसी ने उस तरीके से ध्यान नहीं दिया जिस तरीके से दिया जाना था, और उसका ही कहीं ना कहीं ये परिणाम है। अगर वो तमाम व्यवस्थाएं जैसा आप कह रहे हैं अगर वो बहाल रखी जाती, नहीं भी रखी जाती, कम से कम उन्हें उस तरीके से रखा जाता कि जब जरूरत पड़े तो उन्हें फिर से सक्रिय कर दिया जाए, तो वो आज ये स्थिति छत्तीसगढ़ की तो नहीं होती। लेकिन अब जो ये स्थिति आई, जैसा मैंने कहा कि ये स्थिति खाली छत्तीसगढ़ की नहीं थी, पूरे देश भर से कमोबेश यही स्थिति थी कि लोग एक तरीके से निश्चिंत हो गए थे कि अब कोरोना से उन्होंने निजात पा ली है। तो ये पूरे देश भर की कहीं ना कहीं ये स्थिति थी, मानसिक दशा थी कि एक साल के संघर्ष के बाद लगा था कि अब जीत हासिल हो गई है। लेकिन अब जब बढ़ा है तो अब मैं बताऊं कि जो व्यवस्थाएं अब सरकार ने की है वो पर्याप्त दिखाई दे रही हैं। जिस तरीके की व्यवस्थाएं सरकार ने की हैं, चाहे वो टेस्टिंग की हो या फिर और व्यवस्थाएं हो, तो वो अब पर्याप्त दिखाई दे रही हैं। जो आरटीपीसीआर जो लैब है, चलिए संजय जी थोड़ा समय भी समाप्त हो रहा है, निश्चित कल हम आपसे फिर बात करेंगे। ये आपने बहुत अच्छी बात कही कि जनता निश्चिंत हो गई और सरकार निस्फिकर हो गई, दोनों में कहीं न कहीं समावेश हुआ तो ये स्थिति निर्मित हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद संजय आपका। निर्मल जी माफ करिएगा हम आपकी टिप्पणी नहीं ले पाए चलते चलते। छत्तीसगढ़ की जो स्थिति है मुझे लगता है जिस तरह से भयानक था, लेकिन एक अच्छी खबर आ रही है कि मौतों का आंकड़ा कम हो गया है। देखिए बिल्कुल, दरअसल ये यहाँ पर देखिए लहर शब्द भी छोटा पड़ रहा है और विस्फोट भी छोटा पड़ रहा है। जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में मरीज निकल रहे हैं, कहीं ना कहीं ये सुनामी आई है, और ये सुनामी आने की वजह से ही जो सरकार प्रयास कर रही है, सरकार एक कदम चल रही है तो कोरोना 4 कदम आगे बढ़ रहा है। और जैसा कि अभी जितेंद्र जी कह रहे थे, अगर वो उनकी बात में जो अगर चिंगारी है अगर बड़ी हो जाती है तो मध्य प्रदेश के लिए भी बड़ी समस्या पैदा हो जाएगी, क्योंकि उन्होंने जितेंद्र जी ने इस बात पर आपत्ति की कि छत्तीसगढ़ की ऑक्सीजन मध्य प्रदेश को क्यों दी जा रही है। रहा सवाल वहां पे, अभी एक वक्ता ने बताया कि वहां पे बेड की व्यवस्था, नॉर्मल बेड की व्यवस्था कर दी गई, लेकिन यहाँ सबसे ज्यादा जरूरी है ऑक्सीजन के बेड, क्योंकि नॉर्मल बेड तो आदमी घर पे आइसोलेट होकर भी रह सकता है। सबसे ज्यादा जरूरत अगर इस समय है तो ऑक्सीजन की और रेमडेसिविर इंजेक्शन की, उसकी पर्याप्तता कहीं ना कहीं कम हो रही है, और यही वजह है कि कहीं ना कहीं मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा है। जी अब लगता है कुछ घटेगा भी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद निर्मल हमारे साथ चर्चा में शरीक होने के लिए। तो कोरोना इतना विकराल है कि शासन प्रशासन के शक्ति में है, लेकिन फिर भी कोरोना पर काबू पाने के लिए प्रयास हो रहे हैं। हालांकि असरदार है या नहीं ये और बात है। वैसे इस मुश्किल वक्त में सबसे जरूरी है कि हम सभी पूरी सावधानी बरतें और अपने आसपास के लोगों को भी सावधान रहने को कहें। शासन प्रशासन की गाइडलाइन का पालन करें और स्वस्थ बने रहें, क्योंकि जान है जहान है। इसी के साथ जनता मांगे जवाब में इतना ही। नमस्कार।